तो हमारे साथ मंच पर पधार चुके हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी केंद्र में भी विकास का पहिया रफ्तार कहां तक ला पाई है? मुझे लगता है कि इसका सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जब कोई नेतृत्व अपनी सामर्थ्य से 6 गुना ज्यादा काम करने का संकल्प ले ले, जिसमें कहीं विश्राम ना हो, तो परिणाम हमको सुनाने नहीं पड़ते, सिर्फ याद दिलाने पड़ते हैं। और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेकर अभी जो वर्तमान में चलता हुआ जल जीवन मिशन है, हर घर जल, मैं गर्व करता हूं अपने प्रधानमंत्री पर। मैंने बहुत लंबे युग देखे, आपातकाल देखा है, 89 के आंदोलन के बाद बनती सरकारें देखी हैं, अब मोदी जी का नेतृत्व मैं देखता हूं, तो मैं तीनों को जब एक नजर में देखता हूं तो मैं ये मानता हूं कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनने योजनाओं की समय सीमा तय की और समय सीमा के भीतर और उसके पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये डबल इंजन की सरकार का सीधा संदेश है। आपके पास संस्कृति मंत्रालय भी रहा है और संस्कृति की बात जब कोई और पार्टी करती है, सभ्यता की बात, धर्म की बात कोई और पार्टी करती है, तो आप उनको नकली कहने लगते हैं। क्या भाजपा ने संस्कृति, धर्म, सभ्यता इस पर कोई पेटेंट करा रखा है क्या? कोई और बात नहीं कर सकता? नहीं, मुझे लगता है कि इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ना चाहिए। हम तुष्टीकरण के दबाव में चीजों को झुठलाए ना। उदाहरण के लिए मैं कुतुब मीनार की बात करता हूं, तो जब मैं कुतुब मीनार गया, सारे लोग कुतुब मीनार देखने जाते हैं, लेकिन दुनिया में एक भारत की धरती ही हो सकती है जहां कुतुब मीनार खड़ी रह सकती है, क्योंकि जिन आक्रांताओं ने उन 32 जैन और सनातन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया, वो एक पत्थर के शिलालेख पर लिख कर गए हैं कि हमने 32 जैन और सनातन मंदिरों को तोड़ा। लेकिन आज तक, मैं संस्कृति मंत्री था, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि जो फारसी में लिखा था मैंने उसको अंग्रेजी और हिंदी में लिखकर रखवा दिया और देश में बवाल बच गया। मैं आपसे पूछता हूं कि हमने क्या गलत किया? एएसआई के अधिकारी को कहकर हमने उसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखी, जो आक्रांता उन मंदिरों को तोड़कर लिख कर गए हमारी छाती पर, और मुझे मान इस बात पर दुख होना स्वाभाविक है। अगर कोई जिंदा है तो उसे इस बात पर तकलीफ होगी, लेकिन मैं अगर कोई हमको धर्मनिरपेक्षता की पाठशाला में ले जाएगा और कहेगा, तो मैं उससे कहूंगा ये भारत ही है जहां पर कुतुब मीनार को खड़ा रखा जा सकता है। तालिबान में ये नहीं हो सकता, दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकता। इसलिए हमको कम से कम इस बातों की तरफ नहीं हमसे प्रश्न होने चाहिए। हां, मैं सनातनी हूं, लेकिन ये जो आक्रांताओं की मिसालें हैं उनको हम रखे हुए हैं, हमने तोड़ने का आदेश नहीं दिया, इसलिए हम पर आरोप नहीं लगने चाहिए। लेकिन बाकी पार्टियों के नेता जो मंदिर जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनको आप नकली कह देते हैं। वो भी तो सनातनी है, वो कहते हैं हम भी हिंदू हैं। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। मैं समझता हूं कि मैंने भी नहीं कहा। किसी को आप सीजनल हिंदू कह देते हैं, किसी को सीजनल हिंदू कह देते हैं, चुनावी हिंदू कह देते हैं, नकली हिंदू कह देते हैं, गोत्र पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसे परिवर्तनों को तो शायद आप भी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं कभी जनेऊ पहन लूं, कभी चर्च में जाकर बाकी कुछ कर लूं या बाकी कुछ करूं। क्यों करना है? मेरा धर्म सनातनी है, मैं हिंदू हूं, तो मैं उस परंपरा को मानूंगा। चुनाव तो मैं भी लड़ता हूं। चुनाव के समय जो तरीके अपनाए जाते हैं, मैं उनसे असहमत हूं। अन्यथा मुझे किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का ना अधिकार है और ना मुझे करना चाहिए। तो मैं उनकी पूजा पद्धति के बारे में मैं अपना पूछ रहा हूं, लेकिन जो वो तरीका अपनाते हैं, वो तरीका देश और दुनिया देख रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें या तो कहना चाहिए, तो ना तो वो कागज में लिखते हैं कि हम किस धर्म संप्रदाय को मानते हैं, कॉलम छोड़ देते हैं। तो ये भी सच्चाई है। लोकसभा में अगर आप रिकॉर्ड में जाकर देखेंगे तो फिर मेरी बात सही निकलेगी, उनकी बात सही नहीं निकलेगी। अब अगले साल फिर से चुनाव आने वाले हैं, ये मुद्दा रहने वाला है उसमें? अगले साल फिर से चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, एक बार फिर से यही मुद्दा रहने वाला है? नहीं, अभी तो मुद्दा हमारी तरफ से विकास होगा, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो बीच बीच में चलते चलते उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर बैठते हैं और वो मुद्दे बन जाते हैं। वो बनाने वाले आप लोग होते हैं। हम तो उस मुद्दे पर अपनी बात कहते हैं।
वास्तव में अगर विजुअल आपका ना हो तो शायद हम भी उतना जोर से बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसा मत कहिए कि ये हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, इसमें जिम्मेदार ज्यादा आप हैं कि वो बेचारे चलते हैं, उनको समझ होती नहीं कि बोलना क्या है, करना क्या है, कैसे करना है। जब उनका शायद बचपना ऐसा बीता होगा, उस कारण से चीजें उनसे गलतियां होती हैं और वो मुद्दे बन जाते हैं। हम मुद्दे नहीं बनाते। 5 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी गलती थी, गलती हो गई थी। मैं इस पर दुखी भी हूं और मैं कांग्रेस को इसमें अपराधी मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रही थी। उनका दर्द था ईडी ने हमारे नेताओं को क्यों बुलाया। लेकिन ये सच है कि देश की आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद एक बड़ा भ्रम था इस देश के भीतर कि कोई ताकतवर हो, कोई पदों पर हो तो शायद उसे कानून सजा नहीं दे सकता। और वो भूल गए कि देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऐसा नेतृत्व है जो सोने के समान खरा तप कर बाहर आया है। आपने बहुत एजेंसियों का उपयोग उनके खिलाफ किया था, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन पहली बार आपको इस बात का एहसास हुआ है कि आपने नाम के पीछे गांधी लगाकर इस देश में नोट और वोट दोनों कबाड़े हैं लंबे समय तक। लेकिन आज आप कटघरे में आए हैं तो दर्द ईडी का था, नाम महंगाई का था। ऐसे ही वो काले कपड़े महंगाई के लिए नहीं थे, वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर अपनी गुप्त प्रतिक्रिया देने के थे, इसलिए उनकी आलोचना हुई। और अब मंत्रालय से जुड़ी हुई यदि बात कर ली जाए तो खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा विषय है जिससे किसानों के साथ साथ युवा स्वरोजगार का सृजन भी जुड़ा हुआ है। तो अब चूंकि अगले साल वोट मांगने जाना होगा पार्टी को, तो क्या कुछ कामकाज मध्य प्रदेश के लिहाज से यहां पर हुआ है? क्योंकि रोजगार विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, किसान एक बड़ा मुद्दा देश में रहा है। देखिए, विकास को हर समय वोट के मुद्दे के तौर पर मत देखिए। जो मोदी जी का विजन है वो आने वाले 25 साल का विजन है। और मैं कहता हूं कि इसके पहले कभी एफपीआई की चर्चा नहीं होती थी, फूड एंड सिविल सप्लाई की चर्चा होती थी कि किसको अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कभी फूड प्रोसेसिंग पर चर्चा नहीं होती थी। लेकिन दुनिया अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष मान रही है। दुनिया में जितना भी मोटे अनाज का उत्पादन होता है उसका 40% भारत में उत्पादित किया जाता है। लेकिन प्रोसेस करने का हमारा तरीका नहीं है। दुनिया का बाजार भारत के लिए खुला हुआ है और उस प्रतिस्पर्धा के लिए मोदी जी ने उसके पहले ही 10,000 करोड़ रुपया पीएलआई स्कीम के तहत दिए कि भारत का कोई भी उद्योगपति अगर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना चाहता है तो उसमें 50% का सहयोग भारत सरकार करेगी। आज दुनिया में पूरे भारत के खान पान की तूती बोलती है, लेकिन एक भी उद्योगपति ऐसा नहीं है जो भारत के खान पान का प्रोसेसिंग करके दुनिया में नाम कमा सकता हो। विजन वहां तक है, 5 साल की या 1 साल की बात मत करिए। हमें यह तय करना पड़ेगा कि भारत में हमारे पास में खाद्यान्न भी है, फल भी है, सब्जियां भी हैं, लेकिन प्रोसेस करके दुनिया में अगर हम बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं तो हमें बेहतर दिशा में तेजी के साथ काम करना होगा। मैं उस दार्शनिक को कोट करता हूं, अगर लक्ष्य बड़ा है, दूरी ज्यादा है तो तेज गति से काम करना होगा। लक्ष्य छोटा हो तो फिर गति धीमी होती है। हम उस युग में हैं जहां पर गति को हमें तेज करना होगा और मैं मानता हूं कि इसको 1 साल का एजेंडा मत बनाइए। ये देश के ऊंचाइयों पर जाने के लिए सबसे बेहतर रास्ता है, जिसमें आम गृहिणी से लेकर उद्योगपति तक भारतीय खान पान को दुनिया में बढ़ती मांग को पूर्ति करने में अपना योगदान कर सकता है। किसान भी इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और देश में बीते दिनों किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है और मोदी सरकार ने वादा भी किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उसके लिए आप कृषि बिल लेकर आए, लेकिन वो वापस हो गया। तो अब आपके पास किसानों को लेकर क्या रणनीति है आगे? कैसे आय दोगुनी होगी? आय दुगनी होने के लिए जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग की बात की है, 2,24 लाख ऐसे समूह हैं या छोटे उद्यमी हैं जो भारत में कोई बड़ी पापड़ से लेकर तमाम चीजें बनाते हैं। उनमें से 2 लाख लघु उद्यमियों के लिए भी 10,000 करोड़ है कि हमको 6 साल में उनको अपग्रेड करके, और हर साल का बैकअप है कि हमको उनको बैकअप देकर उनको सामर्थ्य के साथ खड़ा करना है कि उनका बना हुआ सामान गुणवत्तापूर्ण हो, उसकी मांग की पूर्ति की उसमें सामर्थ्य हो। इसलिए अगर फूड लैब की जरूरत है तो हमने उसकी भी मैपिंग की है। समूहों के माध्यम से जब हम जाएंगे तो समूह में तो वही माताएं बहनें होंगी, वही गांव के लोग होंगे। हमें खाली उनकी गुणवत्ता की चिंता करनी है कि वो गुणवत्तापूर्ण सामान दें और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए हम उनको मदद करें। ये काम सरकार कर रही है और ये सीधे किसान को और उसके परिजनों को लाभ देने वाली स्कीम है।
आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस देश में तिरंगे को लेकर एक बड़ी चर्चा भी हो रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कई और सियासी पार्टियां, विपक्षी दल भी इसमें कूद चुके हैं। राष्ट्रवाद से इसको जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पर यह आरोप लग रहा है कि तिरंगे के माध्यम से आप पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि राष्ट्रवाद तो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं जो मुझे लगता है आपके माध्यम से दर्शकों को पता होनी चाहिए। इस देश में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब पहली बार झंडा जबलपुर के टाउन हॉल पर फहराया गया था। उसका ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष शुरू हो गया, अभी 100 वर्ष तक चलेगा। ये शायद और कांग्रेसी भी भूल गए जो इनको दावा करना चाहिए, आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। नंबर 1, देश जब आजाद हुआ तो झंडा संहिता बनी। आपके पूर्वजों से भी पूछिए या इतिहास को पलट कर देखिए, आप चाहकर भी अपने घर में झंडा नहीं लगा सकते, तिरंगा फहरा नहीं सकते थे। या तो सार्वजनिक भवनों पर फहर सकता था या कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि ध्वजारोहण कर सकता था। आम आदमी को ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। ये बेचारे कांग्रेसियों को पता नहीं, क्योंकि इन्हें झंडा संहिता कभी पढ़ी नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि झंडा संहिता में परिवर्तन कब हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया एक पिटीशन पर, तब उन्होंने कहा कि आप ध्वजारोहण कर सकते हैं और रात में भी झंडा फहराया जा सकता है, और बड़े बड़े झंडे इस देश में फहराने लगे। ये तीसरा परिवर्तन था। ये चौथा परिवर्तन है कि आजादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार ने झंडा संहिता में अमूलचूल परिवर्तन किया है। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं, आप कोई भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। झंडा जो खादी ग्रामोद्योग बनाता है वही फहरा सकते थे। देश में कुल 3 ही संस्थाओं को झंडा बनाने का अधिकार था, उसको बदला भारत सरकार ने। अब आप झंडा अपने घर में फहरा सकते हैं। नंबर 1, रात में झंडा फहरा रहेगा, इसमें आपत्ति नहीं होगी। और झंडा आपको खादी का नहीं, जो उसका जो नाप है, उस नाप से के बगैर आप झंडा नहीं फहरा सकते। भारत के आम आदमी को ये अधिकार पहली बार इस सरकार ने दिया है, इस पर तो गर्व करना चाहिए। इसको विवाद में पैदा करना। और दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि 25 साल बाद जब देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे, वो झंडे की कीमत बनी और बढ़े। आम आदमी को ये क्यों लगे कि कोई चुनिंदा लोग ही झंडा फहरा सकते हैं, मैं अपने घर में क्यों नहीं फहरा सकता। एक समय लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। ये अधिकार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने दिया है और ये राष्ट्रवाद की ताकत है। और जाते जाते हम जानना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आपने कोई लक्ष्य रखा है? मिशन कितना प्लस, कैसे इसे अचीव करेंगे, कौन से मुद्दे चुनाव में रहेंगे? आपके इसी प्लेटफॉर्म पर प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, मैंने भी उनको सुना है। उसकी पुनरावृत्ति मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच है कि आने वाले 25 साल जब देश की आजादी के 100 वर्ष हों, इस देश की जनता चाहती है कि राष्ट्रवाद के रंग से रंगे हुए लोग सत्ता पर काबिज रहेंगे तो बिना मांगे उन्हें उनका हक मिलेगा। हम तो निमित्त हैं, 25 साल बाद मैं जीवित तो शायद रहूंगा लेकिन सक्रिय नहीं रहूंगा। उस समय भी मैं वही कह रहा हूंगा जो मैं आज कह रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने आपातकाल का दौर भी देखा है,